स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नागमती वियोग खंड जो कि पद्मावत का है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है। इससे पहले का जो पार्ट 1 था वो आ चुका है और आने वाली वीडियोस में आपको और पार्ट्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जायसी की प्रेम भावना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पे जायसी की प्रेम भावना पर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है और ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा गया था, क्योंकि अथवा में मैंने लिखा है पद्मावत के आधार पर जायसी की प्रेम पद्धति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जायसी की प्रेम पद्धति के बारे में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा जो जायसी हैं वो किस धारा के कवि हैं? प्रेमाशय धारा के। किसके? प्रेमाशय धारा के कवि हैं। तो क्योंकि ये प्रेमाशय धारा के कवि हैं इसलिए इनके लिए प्रेम पद्धति महत्वपूर्ण है। और अगर इनके लिए प्रेम पद्धति महत्वपूर्ण है तो जाहिर सी बात है कि इनके जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें प्रेम पद्धति के बारे में पूछा जाना मतलब उसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किसके हैं? सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। तो पद्मावत जो है वो कौन सी काव्य धारा में लिखा गया है? सूफी काव्य धारा में लिखा गया है। रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, ठीक है। इसमें किस चीज का वर्णन दिया गया है? चित्तौड़ का राजा रत्नसेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण इसमें दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं को अपनी काव्य वस्तु बनाया और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की। रत्नसेन जहाँ जीवात्मा का प्रतीक है, वहीं पद्मावती परमात्मा का। सूफी काव्य परंपरा में सभी ग्रंथों में प्रेम की महत्ता स्वीकार की गई है। ये कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं और इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने का संदेश देते हैं। देखिए सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं को अपनी काव्य वस्तु बनाया और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की। लौकिक प्रेम मतलब जो हमारी दुनिया में इस समय इस लोक में जो प्रेम है उस प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की। अलौकिक प्रेम कौन सा होता है? ईश्वर से किया जाने वाला प्रेम, ठीक है। तो उसके बारे में उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है इन चीजों को, ठीक है। रत्नसेन जब जीवात्मा का प्रतीक है तो रत्नसेन को किसका प्रतीक माना है? जीवात्मा का, यानी कि मनुष्य का प्रतीक माना है। मनुष्य की जो आत्मा होती है, हमारी आत्मा है, उसका प्रतीक माना है, ठीक है। और पद्मावती को क्या माना है? परमात्मा माना है, ठीक है, यानी कि ईश्वर माना है। सूफी काव्य परंपरा में सभी ग्रंथों में प्रेम की महत्ता स्वीकार की गई है। तो सूफी काव्य में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं? प्रेम को महत्व देकर लिखे गए हैं, ठीक है। ये कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं, यानी कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? प्रेम जो है, जब हमारे जीवन में प्रेम आएगा तभी हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये इस चीज को महत्व देते हैं, ठीक है। तो क्या इश्क मिजाजी से लेके इश्क हकीकी तक पहुंचने का संदेश सूफी काव्य धारा के कवियों ने दिया है, ठीक है। सूफी मत में प्रेम का विशेष महत्व है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, सूफी काव्य धारा में या सूफी मत में प्रेम को विशेष महत्व दिया गया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसके विषय में कहते हैं, उनके अनुसार सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। वहाँ भक्त पुरुष बनकर उस स्त्री की प्रसन्नता के लिए 100 जान से निसार होता है, उनके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख मांगता है। ईश्वर एक दिव्य स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है। इस तरह सूफी मत के ईश्वर स्त्री और भक्त पुरुष है। पुरुष को ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है। जिस प्रकार रत्नसेन
सिंघलदीप जाकर पद्मावती ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है। तो देखिए राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है कि सूफी मत में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है, स्त्री के रूप में देखा गया है। ठीक है, वहाँ पे भक्त क्या है, पुरुष भक्त होता है और स्त्री जो होती है वो क्या होती है, ईश्वर होती है। ठीक है, तो स्त्री की प्रसन्नता के लिए यानी कि स्त्री को खुश करने के लिए 100 जान से निसार होता है कौन, पुरुष। ठीक है, उनके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख मांगता है। ईश्वर एक दिव्य स्त्री के रूप में उनसे मिलने उपस्थित होते हैं। इस तरह सूफी मत में ईश्वर स्त्री और भक्त पुरुष है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ईश्वर स्त्री और भक्त पुरुष है। पुरुष को ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है। ठीक है, पुरुष को नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, पुरुष ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है। जिस प्रकार रत्नसेन सिंघलदीप जाकर पद्मावती से मिलने की चेष्टा करता है। ठीक है, आगे देखिए। जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक प्रेम गाथा काव्य है जो सूफियों की प्रेम पद्धति पर आधारित है। इस महाकाव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। पद्मावत के पूर्वार्ध में प्रेम की प्रधानता है, जबकि उत्तरार्ध में ऐतिहासिकता का निर्वाह किया गया है। जायसी की मान्यता है कि इश्क मिजाजी यानी कि लौकिक प्रेम के द्वारा इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम को पाया जा सकता है। रत्नसेन का पद्मावती के प्रति प्रेम इसी प्रकार का है। प्रेमी के हृदय में प्रिय के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या सौंदर्य प्रशंसा का आश्रय लिया जाता है। अंत में उसे प्राप्त कर लेता है। हीरामन तोता के द्वारा पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर राजा रत्नसेन उसे पाने के लिए व्याकुल हो गया और सिंघलदीप जाकर उसने अंततः अनेक कष्ट झेलने के उपरांत पद्मावती को प्राप्त कर लिया। यहाँ देखिए जायसी द्वारा क्या हुआ कि जो पद्मावत लिखी गई है ये क्या है, एक प्रेम गाथा काव्य है। क्या है, एक प्रेम गाथा काव्य है जो कि सूफियों की प्रेम पद्धति पर आधारित है। यानी कि जो सूफी थे, मलिक मोहम्मद जायसी भी जो थे वो सूफी थे। ठीक है, सूफी कवि थे, तो इनकी प्रेम पद्धति पर आधारित एक काव्य है पद्मावत। ठीक है, ये क्या है, एक प्रेम गाथा काव्य है। इसमें एक प्रेम गाथा दी गई है। इस महाकाव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। देखिए वही बात रिपीट है, सिर्फ रिपीट की गई है अलग शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है, पद्मावत के पूर्वार्ध में प्रेम की प्रधानता है, यानी कि शुरुआत में पद्मावत में तो प्रेम की प्रधानता दी गई है, लेकिन उत्तरार्ध में अंत में ऐतिहासिकता का निर्वाह किया गया है। ऐतिहासिकता का निर्वाह यह है कि इसमें भी बताया गया है जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका आना, उसका महल पे आक्रमण करना और जो रानी पद्मावती थी उनका सभी स्त्रियों को लेके महल में बंद करना और उसके बाद अपने आप को मतलब सभी लोगों का वो अग्निकुंड में अपना दहन कर देना। ठीक है, वो सब इसमें ऐतिहासिकता को भी महत्व दिया है और उसे भी दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि मान्यता है कि इश्क मिजाजी क्या होता है, लौकिक प्रेम के द्वारा इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम को पाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो मानते हैं कि लौकिक प्रेम के द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। रत्नसेन का पद्मावती के प्रति प्रेम इसी प्रकार का है। प्रेमी के हृदय में प्रिय के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या सौंदर्य प्रशंसा का आश्रय लिया जाता है। अंत में फिर क्या होता है, उसे प्राप्त कर देते हैं। ठीक है, हीरामन तोता ने पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर राजा रत्नसेन उसे पाने के लिए व्याकुल हो गया और सिंघलदीप जाकर उसने बहुत से कष्ट झेले, लेकिन अंततः उसे कष्ट झेलने के उपरांत क्या हुआ, पद्मावती प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे किस चीज का सहारा लिया गया, सौंदर्य प्रशंसा का। ठीक है, तो यहाँ चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन या सौंदर्य प्रशंसा में से किसी एक का सहारा लिया जाता है या इन चीजों का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे किस चीज का सहारा लिया गया, सौंदर्य प्रशंसा का। आगे देखिए, जैसे किसी पथिक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ मंजिलों को पार करना पड़ता है, वैसे ही जीवात्मा को हक यानी कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 मुकामात यानी मंजिलें पार करनी होती हैं, जिनके नाम सूफी मत के अनुसार हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत और मरीफत। इन्हें मार करके ही जीवात्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। तो सूफी मत में क्या दिए गए हैं, 4 मुकाम दिए गए हैं, मतलब मंजिलें दी गई हैं
कौन कौन सी? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मरीफत। इन सबको पार करके ही जो जीवात्मा है वो परमात्मा से मिल सकती है। यहाँ पे ना मार करके नहीं होगा, पार करके होगा, ठीक है, पार। जायसी ने पद्मावत में इसी सूफी प्रेम पद्धति को अपनाया। पद्मावती के अनुपम रूप सौंदर्य की प्रशंसा से प्रभावित राजा रत्नसेन जोगी बनकर सिंघलदीप जाता है। मार्ग में समुद्र यात्रा के समय अनेक विघ्न आते हैं, किंतु उन्हें पार करता हुआ अंततः पद्मावती को पा लेता है। लौटते हुए रास्ते में फिर विघ्न आते हैं। पद्मावती उससे बिछड़ जाती है, किंतु प्रेम व दृढ़ता के कारण उसका पुनर्मिलन हो जाता है। चित्तौड़ लौटने पर राघव चेतन की दुष्टता के कारण अलाउद्दीन खिलजी बादशाह पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है तथा राजा रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है, किंतु गौरा बादल की तत्परता से कारागार से मुक्त होकर चित्तौड़ लौट आता है। चित्तौड़ लौटकर राजा वीरपाल से उसका युद्ध होता है, जिसमें वह वीरगति को प्राप्त होता है तथा राजा रत्नसेन की दोनों रानियां नागमती एवं पद्मावती उसके साथ सती हो जाती हैं। इस प्रकार राजा रत्नसेन रूपी आत्मा फना होकर अनहलक की अधिकारिणी बनकर पद्मावती रूपी परमात्मा से एकाकार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ये स्टोरी थी जो कि पूरी यहाँ पे बताई गई है, सिर्फ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ के ही समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, जायसी ने पद्मावती को परमात्मा मानकर उनके रूप सौंदर्य की अलौकिक छटा में व्याप्त दिखाई है। संसार में जो कुछ सुंदर है वह सब उसी की प्रतिरूप है, इसके लिए कहते हैं यथा। यहाँ पे देखिए जायसी ने क्या किया है, पद्मावती को परमात्मा मानकर उसके रूप सौंदर्य की अलौकिक छटा संसार में व्याप्त दिखाई है, यानी कि उन्होंने दिखाया है कि जो पद्मावती है, ठीक है, वो परमात्मा है और उनका जो रूप सौंदर्य था वो कैसा था, अलौकिक छटा के रूप में संसार में व्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संसार में जो कुछ सुंदर है वो सब उसी का प्रतिरूप है, यानी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पद्मावती इतनी सुंदर थी कि संसार में जितना भी कुछ सुंदर है ना, जो भी चीज देखने लायक है, जो भी चीज सुंदर है वो क्या है, उसी का प्रतिरूप है, यानी उसी की छाया है। ठीक है, रवि शशि दिपहि ओहि ज्योति रतन पदारथ मानिक मोती। ठीक है, मानसरोदक खंड के अंतर्गत पद्मावती रूपी परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य को सर्वत्र व्याप्त दिखाते हुए कहते हैं, नयन जो देखा काम्बल वा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हसत भा दसन ज्योति नाग हीर। जायसी ने इसे प्रेम उद्योत के अंतर्गत विशाल बनाया है, जिसकी था पाना असंभव है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए कहते हैं, प्रेम समुद्र जो अति अवगाहा, जहां न पाए न पार न था। जायसी के पद्मावत की प्रेम पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहाँ पे आप देखिए एक एक करके हम विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है प्रेम सौंदर्य का विधायक। इस सृष्टि में जो सौंदर्य है वह प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सौंदर्य का साकार रूप पद्मावती है। प्रेम लोक ही ज्योति लोक है। जो इस सौंदर्य के दर्शन कर लेता है उसे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो बस वही सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए इस सृष्टि में मतलब जो जायसी है उन्होंने प्रेम सौंदर्य का विधायक बनाया गया है, यानी कि उन्होंने अपने जो नायक नायिका हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा है, प्रेम सौंदर्य का विधायक बनाया है। इस सृष्टि में जो सौंदर्य है वह प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उनका मानना क्या था, इस सृष्टि में, संसार में अगर कुछ सौंदर्य है, कुछ सुंदर है, तो वो क्या है, प्रेम है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सौंदर्य का साकार रूप उन्होंने किसे बताया है, पद्मावती को बताया है। ठीक है, अगर हमें सौंदर्य को सामने से देखना है, सुंदरता को सामने से देखना है, तो हमें पद्मावती को देखना होगा। ठीक है, प्रेम लोक ही ज्योति लोक है। जो इस सौंदर्य के दर्शन कर लेता है, अब यहाँ पे जैसे कहते हैं, जो इस सौंदर्य के दर्शन कर लेता है उसे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे बस वही सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। यानी जो पद्मावती का दर्शन कर लेता है उसे क्या है, कुछ भी और अच्छा नहीं लगता और वो केवल उसी को सौंदर्य को बार बार देखना चाहता है। इसे देखिए, हिये की ज्योति दीप वह सूझा,
यह जो दीप अंधियग मा बुझा, उल्टी दृष्टि भामा सो रूरी, पलटी ना फिरी जानी के झूरी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना। यानी कि उन्होंने जो कहा है जायसी जी ने कि लौकिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम को पाया जा सकता है, तो उसके बारे में बताते हैं। सूफी प्रेम पद्धति के अनुसार जायसी के काव्य में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। पद्मावत के अंत में जायसी ने समस्त कथानक को रूपक घोषित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सूफी प्रेम पद्धति जो है उसके अनुसार जायसी के काव्य में क्या है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। यानी कि उन्होंने बताया कि लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम को पाया जा सकता है। ठीक है, तो पद्मावत के अंत में अगर हम देखें तो जायसी ने क्या किया है, जो समस्त कथानक है उसे क्या है, रूपक घोषित कर दिया है। इसके बारे में पंक्ति है, देखिए। कंचित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमतीय दुनिया नंदा, वाचा सोई न एत ही चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानो, माया अलाउद्दी सुल्तानो। ठीक है, इन पंक्तियों में पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक, चित्तौड़ को शरीर, मन को राजा रत्नसेन, बुद्धि को पद्मावती, हृदय को सिंघलदीप, गुरु को हीरामन तोते, संसार को नागमती, शैतान को राघव चेतन, माया को अलाउद्दीन का प्रतीक माना है या बताया है। तो ये वाली जो चीज हो जाती है ना, यहाँ पे ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसे थोड़ा समझ लीजिएगा कि किसे किस चीज का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है उसमें आ सकता है। ठीक है, यद्यपि इन प्रतीकों के आधार पर संपूर्ण कथा की व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु इतना निश्चित है कि जायसी ने जानबूझकर कथा के बीच में अप्रस्तुत अर्थ का समावेश करते हुए आध्यात्मिक संकेत दिए हैं। इसलिए संपूर्ण कथा को अनयुक्ति न मानकर समासयुक्ति कहना समाचीन होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हेडिंग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, हेडिंग जरूर याद कीजिएगा, हेडिंग को मिस मत कीजिएगा। बाकी अंदर का आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसे आप खुद से भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स मत भूलिएगा, क्योंकि हेडिंग आपको याद होंगी तो तभी आप इसके अंदर की जो बातें हैं, अंदर का जो मैं पढ़ा रही हूँ, इसे याद करके तभी लिख पाएंगे, क्योंकि इसे समझना होगा आपको। आप बैठ के याद तो करेंगे नहीं, तो समझिएगा, और समझ के आप तभी लिख पाएंगे जब आपको हेडिंग याद होंगी। ठीक है, तो हेडिंग जैसे कि मैंने कल कहा था कि आप एक पेपर लीजिए, पेपर में नोट कीजिए हेडिंग को और अच्छे से उसे याद कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है प्रेम पंच के मुक्ति पथ। जायसी के अनुसार प्रेम सिद्ध तथा मुक्ति को देने वाला है। साधक प्रेम में व्याकुल होकर तड़पता है, यह तड़पन सुख है तथा यही मुक्ति की ओर ले जाती है। यह सूफी मत अनुसार प्रेम की पराकाष्ठा है। जायसी कहते हैं, भले ही प्रेम है कठिन दुहेला, दुई जग तरा प्रेमी जही खेला। नेक्स्ट है प्रेम पथ जीवोत्सर्ग का पथ। ठीक है, प्रेम पत्र जो है वो क्या है, जीवोत्सर्ग का पथ है। प्रेम पथ लौकिक साधनों से प्राप्त नहीं होता, इसे पाने के लिए प्राणी को उदासी, योगी, सन्यासी बनकर कष्ट सहना पड़ता है। रत्नसेन ऐसा ही साधक है जो पद्मावती को पाने के लिए सिद्धि के सोपानों से गुजरता है और सिद्धि के समय अपना सिर काटकर चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर प्रेम के रास्ते पर लौकिक साधनों से प्राप्त नहीं होता, यानी कि जो दुनिया में साधन है ना, उनसे प्राप्त नहीं होता प्रेम का रास्ता, इसे पाने के लिए क्या करना पड़ता है, मनुष्य को उदासी, योगी, सन्यासी बनकर कष्ट झेलना पड़ता है। ठीक है, और रत्नसेन एक ऐसा ही साधक था, यानी कि एक ऐसा ही व्यक्ति था जो पद्मावती को पाने के लिए सिद्धि के सोपानों से गुजरता है, और सिद्धि के सोपानों के से गुजरने के लिए क्या करना होता है, अपना सिर काट के चढ़ाना होता है। तो इसके लिए देखिए कुछ पंक्ति हैं। सच है सिद्धि न पाइए, जो लही साधन टप, सोई जानही वापुरे, जो सिर कटही कलप। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है शरीर शक्ति प्रेम मार्ग में बाधक। जायसी शरीर शक्ति को प्रेम मार्ग में बाधक मानते हैं। स्पष्ट शब्दों में प्रेम प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उनका अपना शरीर है। 3.5 हाथ का यह शरीर बीच में सुमेरु बनकर आता है। जायसी के अनुसार प्रेम पथ में काया को 9 द्वारा और 5 विकारों पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है।
अन्यथा सिद्धि के विषय में सोचना भी व्यर्थ है। जायसी सांसारिक भोगवाद के विरोधी हैं। ठीक है, किस चीज के विरोधी हैं? सांसारिक भोगवाद के। उनके अनुसार जो शरीर के पोषण में ही लगे रहते हैं वे अंतोतगत्वा संसार के बंधन में पड़ जाते हैं। इस बंधन को वे पार कर पाते हैं जो शरीर को तपस्या की अग्नि में जलाते हैं। कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि जिसे अपने शरीर से प्रेम हो जाता है ना, जो अपने शरीर की ही सेवा में लगा रहता है, उसे खिलाने पिलाने में लगा रहता है, उसे सजाने संवारने में लगा रहता है, वो क्या है? संसार के बंधनों में पड़ जाता है। संसार के बंधनों से पार कौन पा सकता है? संसार के बंधनों से मुक्त कौन हो सकता है? जो अपने शरीर को तपस्या की अग्नि में जलाते हैं। ठीक है, इसके लिए पंक्ति है, मारी छाग मंद नहीं बाँचे, बाँचे ही का जो भोग मुख राचे, मारे कह सब उसके पाले, को उबरा यही सखर खाले। ठीक है, आगे देखिए। प्रेम के दोनों पक्षों की प्रधानता। जायसी ने प्रेम के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का चित्रण पद्मावत में किया है। उन्होंने संयोगकालीन चित्र और नायिका के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया है। हीरामन तोता राजा रत्नसेन के सम्मुख पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है, प्रथम शीर्ष कस्तूरी कैसा, बलि वासुकी को और नरेसा, भंवर केस वह माल तिगानी, विसहर लोगही ले ही अर्थानी। इस पर जायसी का विरह वर्णन अद्वितीय है। नागमती प्रीतम के विरह में जल रही है और उसका धुआं लगने से भौरे और कोए काले पड़ गए हैं। वे प्रीतम को अपनी दशा का संदेश दे सकती है, मतलब वो अपनी प्रीतम को अपनी दशा का संदेश जो है वो भेजना चाहती थी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था, जब मैंने आपको जो पंक्तियां पढ़ाई थी उसमें था ये, प्योसो कहो संदेशड़ा, हे भवरा हे काग, शोधनी विरहे जगी मुई, तेहिक धुआ हम लाग। ठीक है, आगे है सामाजिक तथा पारिवारिक प्रेम। जायसी ने फारसी पद्धति के आधार पर एकांतिक प्रेम के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक जीवन के प्रसंगों का भी समावेश किया है। इस प्रकार लौकिक प्रेम की अनुभूति का परिचय दिया है। नागमती का प्रेम भारतीय पत्नी का प्रेम है। जब रत्नसेन पद्मावती को पाने के लिए जाता है तो उस समय माता के हृदय की ममता इस प्रकार व्यक्त होती है, सब दिन रहसौ सो तुम भोगू, सो कैसे साधब तप जोगू। 8वां देखिए, प्रेम तत्व की गहनता। प्रेम तत्व को महत्व दिया गया है। फारसी शैली के अनुसार जायसी ने प्रेम तत्व का गहन विवेचन किया है। पद्मावती के प्रेम को अलौकिक, पवित्र, आकाश से भी ऊंचा तथा अनिर्वचनीय बताया है। ठीक है, देखिए, जब जो पद्मावती है उनके प्रेम को इतना कुछ बताया गया है, अलौकिक, पवित्र, आकाश से ऊंचा या अवर्णनीय बताया गया है, तो इसके लिए जो जायसी हैं उन्होंने कुछ पंक्तियां दी हैं। वो पंक्तियां हैं, 3 लोक 14 भुवन, सबे पगे मोहि सूझी, प्रेम छाड़ी नहीं लोन कछु, जो देखा मन पूछी। ठीक है, अब ये देखिए निष्कर्ष आता है। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि जायसी के पद्मावत की पद्धति, प्रेम पद्धति पर्याप्त रूप से सूफी मत और फारसी ढंग की है। जायसी की प्रेम पद्धति का मूल आधार तो भारतीय है, किंतु उसमें सूफी प्रेम पद्धति का मिश्रण उन्होंने कर दिया है। केवल कथा प्रस्तुत करना जायसी का उद्देश्य नहीं था, अपितु कथा के माध्यम से सूफी साधना प्राप्ति पद्धति से लोगों को परिचित कराना भी उनका उद्देश्य था। जायसी के प्रेम में टीस, पीड़ा, तड़पन, कसक, गहनता, दर्शन और द्व्यर्थक विधि फारसी प्रणाली पर आधारित है। इस काव्य में प्रेम पद्धति अद्वितीय है। इसमें प्रेम तत्व की उत्कृष्ट कल्पना है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जायसी की प्रेम पद्धति में लौकिक प्रेम तथा आध्यात्मिक प्रेम का सफल समन्वय किया गया है। ठीक है, तो हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि जो जायसी का प्रेम है उसमें लौकिक यानी कि सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम दोनों ही दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो जायसी की प्रेम पद्धति है उसमें क्या है, उसमें दर्द भी दिखाया गया है, पीड़ा भी दिखाई गई है, गहनता भी दिखाई गई है, दर्शन भी दिखाया गया है, बहुत सी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, जायसी ने केवल कथा को प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि वो जो कथा जायसी ने बताई है, यानी कि जो रानी पद्मावती की कथा है, ठीक है, इससे क्या पता चलता है, सूफी जो साधना पद्धति है या सूफी साधना पद्धति का पता चलता है, यानी कि सूफी धर्म के जो लोग थे वो किस तरह से किस चीज को मानते थे। ठीक है, और साथ ही इस जो ग्रंथ के
माध्यम से, इस महाकाव्य के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी क्या करते हैं कि वो उद्देश्य बताते हैं। क्या उद्देश्य है? लौकिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम को पाना। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अभी तक अगर किसी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसका जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इससे पहले कि अगर अपनी वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।